नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि जंग में और राजनीति में दोनों में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हारने के बाद जो उठकर खड़ा न हो पाए उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है आगे की लड़ाई लड़ना। इस बारे में एक शेर भी कहा गया है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो घुटनों के बल चलते हैं उनको गिरने का कोई खतरा नहीं होता। यही हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की, एक के बाद एक हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, जीत की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में जो इतनी प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद और ख़ासतौर से हरियाणा की जीत के बाद लगातार ये दूसरी बड़ी जीत। और कल जो है संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया वालों से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों को लगातार जनता मतदाता रिजेक्ट करता रहा है और कर रहा है, वही लोग संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाते हैं, हंगामा पहुंचाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि संसद की कार्यवाही चलने ना पाए, और हुआ भी कल यही। पहले दिन की कार्यवाही चली नहीं, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस के बाद जो है दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई 27 तक के लिए। आपको याद होगा 26 नवंबर संविधान दिवस है। राष्ट्रपति इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। संविधान दिवस शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद, वरना तो हमारे देश में शायद 90% से ज़्यादा, ये प्रतिशत और ज़्यादा होगा, लोगों को याद भी नहीं था कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बना था। उसको स्वीकार हमने किया था 26 जनवरी को, जब हम गणतंत्र बने। तो संविधान दिवस मनाने का ख्याल इतने सालों तक, दशकों तक किसी सरकार के मन में, पार्टी के मन में, किसी सत्तारूढ़ दल के मन में, किसी प्रधानमंत्री के मन में नहीं आया। लेकिन मैं संविधान दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या किया पार्टियों ने, क्या किया प्रधानमंत्रियों ने, उसकी भी बात आज नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। महाराष्ट्र में जिस तरह की हार हुई है, उसके बाद पार्टी का पहला काम होना चाहिए था फिर से ड्राइंग बोर्ड पर बैठने का, विचार करने का कि क्या हुआ। उनके सामने विचार करने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे। क्या राहुल गांधी पिछले 20 सालों से और ख़ासतौर से पिछले 10 सालों से जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, उससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? और महाराष्ट्र की बात करें तो क्या उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ या नुकसानदेह? उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से नफरत का आलम यह है कि उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को गले लगा लिया। उस शिवसेना को जो बनी ही कांग्रेस के विरोध पर, जिसके संस्थापक बाला साहब देवरस अपने जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस का विरोध करते रहे। उन्हीं बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लिया कांग्रेस पार्टी ने। सिर्फ एक मकसद था, भाजपा को सत्ता से बाहर रखना है। और ये उसके बाद कि जनादेश, जनता का जो आदेश था, मतदाता का जो आदेश था, उसके खिलाफ जाकर और कांग्रेस पार्टी को लगा कि लोग सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। और ये भी भूल गए कि योग दिवस, जिसे शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से ज़्यादा देशों ने, लगभग 125 देशों ने अपना लिया। उस योग दिवस के बारे में उद्धव ठाकरे की पार्टी के उनके सबसे प्रमुख नेता और उनको सबसे ज़्यादा डुबोने के लिए जिम्मेदार नेता संजय राउत ने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखी कि 21 जून को गद्दार दिवस के रूप में मनाया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कोई भारतीय नेता इस तरह की बात लिख सकता है? योग किसी पार्टी का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, इस देश की संस्कृति का हिस्सा है, इस देश की परंपरा का हिस्सा है, इस देश की विरासत का हिस्सा है। उस विरासत को रिक्लेम करने के लिए ये शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और पूरी दुनिया ने खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन अपने ही देश में एक नेता है जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है,
वो यूनाइटेड नेशंस को ऐसी चिट्ठी लिख रहा है और उस नेता को राहुल गांधी गले लगा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जनता वाह वाह करेगी और उनका समर्थन करेगी। संसद का पहला दिन था कल, शीतकालीन सत्र का। 2 राज्यों के चुनाव नतीजे, उससे पहले 2 राज्यों का, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव नतीजा आ चुका था। लोकसभा चुनाव के बाद इन 4 राज्यों में चुनाव हुए। उसके अलावा बहुत सारी सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और लोकसभा की भी 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ। और इन उपचुनाव और 4 विधानसभा के चुनावों के जो नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। कांग्रेस को जो आंशिक सफलता मिली, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे झारखंड, वो जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है, तो उसी दूसरे के कंधे पर सवार होकर थोड़ी सफलता मिली। जहां सीधी लड़ाई थी बीजेपी से हरियाणा और महाराष्ट्र में, कांग्रेस मुंह के बल गिरी। तो होना क्या चाहिए? अगर आप योद्धा हैं, अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप में लड़ने का मादा है, देखिए हार जीत तो बात की बात होती है। हर पार्टी चुनाव हारती है, हर नेता चुनाव हारता है, जीतता है, ये क्रम चलता रहता है। दुनिया भर में जहां भी डेमोक्रेसी है ये सिलसिला चलता रहता है। न कोई जो है शाश्वत रूप से, सनातन रूप से जीतता है, न कोई हमेशा हारता है। लेकिन बात असली होती है कि क्या गिरने के बाद उठ खड़े होने की क्षमता आप में है? क्या आप में ये विल पावर है कि फिर से खड़े हो सके, अगली लड़ाई की तैयारी कर सके? वो राहुल गांधी में नजर नहीं आती। पहले ही दिन संसद से भाग लिए। ये मुझे याद नहीं आता कि आप लोगों में से किसी को याद हो तो बताइए कि संसद का सत्र शुरू हुआ हो, पहले दिन ही नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब हो। और ये वही राहुल गांधी है। 4 जून के बाद जो संसद का सत्र शुरू हुआ, आप याद कीजिए उनके तेवर कैसे थे। लग रहा था कि विश्व विजय करके आए हैं, बस अब उनके जो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रास थामने वाला कोई है नहीं। अब उनका निर्द्वंद शासन आने वाला है। 543 543 लोकसभा सीट्स में से केवल 99 सीट जीतने वाले राहुल गांधी का अहंकार 7वें नहीं, अगर उससे ऊपर भी कोई आसमान होता है तो उस पर था। और 6 महीने नहीं बीतने पाए। पहले हरियाणा ने उनको जमीन पर उतारा और फिर अब महाराष्ट्र ने, जम्मू कश्मीर ने भी उतारा। जम्मू कश्मीर में जो गैर भाजपा सरकार बनी है उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, दूर दूर तक कोई योगदान नहीं है। बल्कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ड्रैग करने का ही काम किया, उसको नीचे घसीटने का काम किया। तो कांग्रेस का वहां कोई योगदान नहीं था, भले ही इंडिया अलायंस के नाम पर कांग्रेस और राहुल गांधी श्रेय लेने की कोशिश करें। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, सदन में ना आए, ये अपने आप में अभूतपूर्व घटना है। ये एक बात तो निश्चित रूप से बताता है कि आप हार भले ही गए हों, लेकिन आप हारे बाद में, आप मन से पहले हार चुके थे। नतीजा तो बाद में आया है। आपकी हार पहले हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? क्योंकि आप में लड़ने का मादा ही नहीं है, आप में लड़ने की क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है, आप में वो विल पावर नहीं है लड़ने की, जो किसी भी इस तरह की लड़ाई में होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने ये बता दिया। तो पहला उन पर हमला किसने किया? भाजपा ने नहीं, भाजपा से भी पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से हमला हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष का नेतृत्व करने में सफल नहीं हुए हैं, असफल साबित हो गए हैं। अब विपक्ष का नेतृत्व जो है वो टीएमसी को और ममता बनर्जी के हाथों सौंप देना चाहिए। इसका बड़ा बुरा मना कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का सीधा जवाब भी देने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि आज का ये मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा है कि 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मुद्दा था, असली मुद्दा यही है। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पूरे देश की राजनीति नहीं बदल जाती, लेकिन इन 2 राज्यों, बल्कि उससे पहले 2 राज्य, 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव जो है वो राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता की कसौटी थे।
लोकसभा में जो हुआ वो स्थायी होने वाला है, या वो एक ट्रेंड बन गया है, या वो परमानेंट हो जाएगा, या वास्तविकता भारतीय राजनीति की ये होने जा रही है, ये साबित करने वाले थे ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव। और उन्होंने साबित कर दिया कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वो एबरेशन था, अपवाद था, वो स्थायी भाव नहीं है भारतीय राजनीति का। भारतीय राजनीति उसी दिशा में चल रही है जहां 2014 में चलना शुरू किया था, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, प्रधानमंत्री बनने से भी पहले। तो राहुल गांधी जब से कांग्रेस का उन्होंने परोक्ष या प्रत्यक्ष नेतृत्व संभाला है, तब से कांग्रेस पार्टी 89 इलेक्शंस हार चुकी है। आप इससे अंदाजा लगाइए कांग्रेस की हालत क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी तुर्रा ये कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के ट्वीट अगर आप देखिए, पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे पर, और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे पर, बिल्कुल डिट्टो आइडेंटिकल मिलेंगे आपको कि जो जीत हुई है जम्मू कश्मीर में वो जनता की जीत है, जनतंत्र की जीत है। उसके लिए जम्मू कश्मीर की राज्य की जनता को बधाई। और हरियाणा में जो हुआ है उसकी हम समीक्षा करेंगे। एकदम डिट्टो, शब्द ब शब्द उसी वही बात कही गई महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में। तो भाई उसके बारे में आपने क्या सोचा? जिन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली, जम्मू कश्मीर और झारखंड में, जम्मू कश्मीर में भी जनादेश के 2 हिस्से हैं। जम्मू का जनादेश अलग है जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। घाटी का जनादेश अलग है जो पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में है। घाटी में भारतीय जनता पार्टी आज तक कुछ नहीं हासिल कर पाई है, इस बार भी नहीं कर पाई, कोई नई बात नहीं हुई। लेकिन जम्मू में उसकी अभूतपूर्व उसको सफलता मिली। इतनी बड़ी सफलता इससे पहले कभी नहीं मिली थी। और जम्मू की जो 2 पार्टियां मानी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया हो गया। यह उपलब्धि है राहुल गांधी की। फिर कह रहा हूं कि राजनीति में सब दिन एक समान नहीं होते। हर पार्टी का बुरा दिन भी आता है, अच्छा दिन भी आता है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में वो दिन देखा था जब उसके लोकसभा में तब 545 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, उनमें से सिर्फ 2 सदस्य जीते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे टाइड बदलती, कैसे जो है वो समय बदलता है। लेकिन समय बदलता है उनके लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार हों, जो गिरने के बाद उठकर खड़े होने की क्षमता रखते हों। कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, 1984 के बाद जो 1984 की बात करते हैं, कहते हैं 2 सीटें आई थी भाजपा की और फिर 2019 में 303 तक पहुंच गई। उनको ये सोचना चाहिए कि 2 सीटें आने के बाद भाजपा ने क्या क्या किया। अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पूरा का पूरा संगठन बदल दिया, नई लीडरशिप लेकर आए, विचारधारा बदल दी। इनमें से एक भी कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है क्या? और मैं बात कर रहा हूं 98 से लेकर अब तक। न तो 2004 में और न 2009 में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, न वो पूर्ण बहुमत के कहीं आसपास पहुंची। गठबंधन की राजनीति के कारण वो सत्ता में जरूर आ गई। उस समय भी जो उसको मैक्सिमम सीटें मिली 2009 में, वो 206 सीटें थी। उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं मिली और 1985 के बाद आज तक कभी बहुमत नहीं मिला। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जब से कमान संभाली है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा करने के लिए, इसमें बदलाव लाने के लिए क्या किया है? उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे जा रही है, ठहरी हुई भी नहीं है। वो ठहराव भी लाने में सफल नहीं हुए हैं, लगातार नीचे जा रही है। जिस तरह के लोग उनके सलाहकार हैं उनको आप देख लीजिए तो आपको यकीन हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के दिन बहुरने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि 12 साल में घूरे के दिन भी फिरते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं। 11वां साल चल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का, 12वां भी बीत जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू की बात माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 की चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी कहां है?
अगर वो संसद में नहीं आ सकते, संसद का सामना नहीं कर सकते केवल 2 राज्यों का चुनाव हारने के बाद, तो फिर वो नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर सामना कैसे करेंगे, मुकाबले में कैसे खड़े होंगे? ये प्रश्न है कांग्रेस को और कांग्रेसियों को पूछना चाहिए अपने आप से, अपने नेता से, अपने संगठन के पदाधिकारियों से, कि हम कितना नीचे गिर जाएंगे तब हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है। हम कितना नीचे गिर जाएंगे, कितने चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद आत्मनिरीक्षण करेंगे। तो पहले ही दिन मैदान से भाग खड़े हुए राहुल गांधी। तो जो भाग खड़े होते हैं, देखिए ये देश ऐसा है, इस देश की संस्कृति ऐसी है कि रण से भागने वाले को भगवान भी हो तो छोड़ते नहीं। भगवान कृष्ण जब युद्ध मैदान छोड़ गए थे तब उनका नाम रणछोड़ दास रखा गया था। तो हम तो उस संस्कृति के मानने वाले हैं कि अपने ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। राहुल गांधी क्या चीज है, और राहुल गांधी का ईश्वर में कितना विश्वास है, नहीं विश्वास है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का डेमोक्रेसी में भी विश्वास है, इस पर भी शक होता है। अगर डेमोक्रेसी में विश्वास होता तो साहस के साथ संसद में आते और सामना करते अपने विरोधियों का, सामना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से वो सामना करते हुए 4 जून के बाद दिखाई दिए थे। लोगों को लगा था, जो उनके समर्थक थे, जो उनके साथी थे, उनकी पार्टी के लोग, उन सबको लग रहा था कि राहुल गांधी अब पहुंच गए, राहुल गांधी हैज अराइव्ड, ये कहा जाने लगा था। लेकिन राहुल गांधी कहाँ गए, वो संसद में क्यों नहीं आए, क्या वजह हो गई, किसी को मालूम नहीं। वो देश में है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। उनके नहीं आने का क्या कारण है संसद में, ये भी किसी को नहीं मालूम। और संसद में वो कितना आते हैं सबको मालूम है। और वो जब भी आते हैं एक एजेंडे के साथ आते हैं, कुछ उनको बोलना होता है, और उसमें ज़्यादातर होता है या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला होता है या फिर हिंदुत्व के खिलाफ। ये 2 उनके प्रिय मुद्दे हैं। और आजकल प्रधानमंत्री पर हमला करने के लिए उन्होंने एक तीसरा मुद्दा चुना है, वो है उद्योगपति गौतम अडानी पर हमला करने का। एक नया हमला किया था उन्होंने यूएस कोर्ट के एक निर्देश के बाद, वो भी मामला टाइम-टाइफिस हो गया। वो एक तरह से उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। जो आरोप लगाया जा रहा है अडानी पर, दरअसल वो उन राज्यों की सरकारों पर लगाया जा रहा है जो गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें थी। तो राहुल गांधी किसकी जांच की मांग कर रहे हैं? गैर भाजपा शासित राज्यों की, जिसमें कांग्रेस शासित राज्य भी थे। तो बोलने से पहले सोचने की जरूरत वो नहीं समझते। उनको लगता है कि ये मुझे बोलना चाहिए और यही पूरा देश मान लेगा, दुनिया मान लेगी, ये सोचकर वो बोलते हैं। तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के गले का पत्थर बन गए हैं। और कांग्रेस पार्टी जब जब राहुल गांधी के साथ चुनाव में उतरेगी, वो वैसा ही होगा कि कोई गले में पत्थर बांधकर पानी में उतर जाए। तो उसका क्या हश्र होगा आप समझ सकते हैं। पहले भी मैंने एक बार कहा था, फिर कह रहा हूं कि राजनीति राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, उनसे हो नहीं पाएगा। उनको मान लेना चाहिए, उससे पहले उनकी पार्टी को मान लेना चाहिए कि उनसे हो नहीं पाएगा, ये उनके बस की बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी मानेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे छोड़ सकते हैं? सत्ता में भले ना हो, सत्ता में होने का एहसास या आगे आ जाने की उम्मीद जगाता रहता है ये साम्राज्य उनके मन में, और उनको ये भाव देता रहता है कि वो सत्ता के लिए उनका जन्म हुआ है, सत्ता के लिए ही वो बने हैं। वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो बना रहता है। उसी को बनाए रखने के लिए वो जैसे बहादुर शाह जफर की हालत हो गई थी ना, बादशाह आलम लाल किले से पालम। तो राहुल गांधी कांग्रेस के बहादुर शाह जफर हो गए हैं। आखिरी बादशाह थे मुगल सल्तनत के। कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के साथ ही है, उन्हीं के साथ खत्म होगी। राहुल गांधी ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में रिवाइव ना होने पाए। उन्होंने पिछले 20 साल में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल की संभावना भी बने। रिवाइवल होना तो बहुत दूर की बात है। तो देश की राजनीति ने जो दिशा पकड़ी है, जो रास्ता पकड़ा है, उस रास्ते पर राहुल गांधी कहीं नहीं है।
और ये आने वाले चुनाव में और उसके बाद वाले चुनाव में आपको लगातार दिखाई देगा। अभी तो संसद के शीतकालीन सत्र में ही दिखाई देगा। अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो जेपीसी की रिपोर्ट आने वाली है। हालांकि कांग्रेस और उनके साथी दलों ने हंगामा किया है कि उसकी जो है अवधि बढ़ाई जाए, जेपीसी की जो है, और उसको थोड़ा और समय दिया जाए। मुझे लगता नहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बोला है कि संविधान में कोई जिक्र नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में वक्फ का कोई जिक्र नहीं है, वो संविधान में उसकी व्यवस्था थी ही नहीं, संविधान में वो है ही नहीं। मतलब उनका कहने का समझ रहे हैं कि जो संविधान में नहीं है वो देश का कानून कैसे बनेगा, तो वो देश में भी नहीं रहेगा। इसका मुकाबला, इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास क्या है, उसके साथी दलों के पास क्या है? हंगामे के अलावा कोई उनके पास जवाब नहीं। तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, और हंगामे से कोई सूरत कभी बदलती नहीं है, न बदलेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।